हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम साउथ एशिया पर नज़र सैयद अली मुश्तबा के साथ। ये हम हर फ्राइडे, हर जुमे के दिन हम आपके साथ होते हैं इस प्रोग्राम के साथ, ताकि भारत के पड़ोसी मुल्कों के बारे में, भारत के आसपास के कुछ और मुल्कों के साथ ताल्लुकात, उन पर हमारी बात होती है। आज बहुत ही अहम प्रोग्राम होने वाला है, आप लोग आखिर तक जरूर देखें। सैयद अली मुश्तबा साहब बहुत ही तैयारी के साथ आकर के हमारे प्रोग्राम में शरीक होते हैं, पूरे हफ्ते खबरों पर नजर रखते हैं। आपका साउथ एशिया के मुल्कों में, कई मुल्कों में पत्रकारों से और कुछ जानकार लोगों से हमेशा राब्ता बना रहता है। आप रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स वगैरह के भी ग्रुप्स में शामिल हैं और उससे एक ब्रॉडर जो पिक्चर होती है, जो एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर जिसे कह सकते हैं, समझ में आती है कि आखिर दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। अगर हम सिर्फ जिसे कहते हैं ना कुएं के मेंढक बने रहें, तो वो फिर हम इसी में खेलते रहें कि भारत में इसने ये स्टेटमेंट दे दिया, उसने दे दिया। जरूरत इस बात की है कि दुनिया को ब्रॉडर तरीके से अच्छे से समझें और अपने भारत को भी समझना उसमें आसान हो जाता है कि जो कुछ इंटरनेशनल लेवल पर हो रहा है, हम कहां खड़े हैं। आज हम जिन इश्यूज पर बात कर रहे हैं वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का अमेरिका का जो स्टेट विजिट है उसके बारे में बात करेंगे। उस विजिट के बारे में बहुत सी चीजें आप लोग अब से पहले देख चुके होंगे, समझ चुके होंगे, लेकिन हम उसको बिल्कुल नए तरीके से कुछ और ऐसे फैक्ट सामने लाएंगे जो आमतौर पर अभी तक आपको नहीं पहुंचे होंगे। चीन का क्या रिएक्शन रहा है ये हम समझेंगे, और उसके अलावा हम थोड़ा सा ये भी डिस्कस कर लेंगे कि राहुल गांधी जो अभी कुछ दिन पहले अमेरिका गए थे, क्या उसका कोई असर रहा मोदी जी के विजिट पर। कहा यह जा रहा था, बीजेपी वाले ये कह रहे थे कि मोदी की विजिट को खराब करने के लिए राहुल गांधी गए हैं, उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर है, तालिबान के नुमाइंदे ओस्लो में जाकर के एक मीटिंग करते हैं जिसमें भारत और पाकिस्तान के दोनों के नुमाइंदे होते हैं, दूसरे मुल्कों के अलावा। उसको हम समझेंगे कि आखिर भारत की क्या पोजीशन है और तालिबान अब क्या चाह रहे हैं। नेपाल में भारत की फिल्मों पर पाबंदी लग रही है और ऐसा लग रहा है कि शायद अभी हमारे देश में जो विजिट करके गए हैं नेपाल के प्राइम मिनिस्टर प्रचंड, उसके बावजूद वहां भारत के खिलाफ एक सोच डेवलप हो रही है, हम उसे भी समझेंगे। और आखिर में अगर वक्त बाकी बचा तो इमरान खान का क्या हाल है, उनके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट आ चुके हैं। सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि मोदी जी का विजिट कितना रियल है और कितना पब्लिसिटी स्टंट है। जी बहुत शुक्रिया काजमी साहब। पहले मेरे सामाइन को आदाब और सत श्री अकाल और सलाम वालेकुम। देखिए, मोदी जी का जो विजिट है अमेरिका में, उस पर किसी ने कहा कि यहाँ से हेडलाइन निकलेगी और ये हेडलाइन जो है वो अगले साल के इलेक्शन के ऊपर उसका असर होगा। और इलेक्शन जो है वो अमेरिका में भी हो रहा है और इंडिया में भी हो रहा है, तो ये हेडलाइन जो निकलेगी ये जो है इलेक्शन तक के लिए उसमें दम होगा और वो दोनों मुल्कों के लिए वही बात आती है। तो ये मैं पहली बात आपसे कह दूं, जो कि मतलब और लोगों ने इस पे मतलब गौर नहीं किया होगा कि ये विजिट का क्या पर्पस है। तो एक तो पर्पस ये भी पर्पस है मोदी जी का और बिडेन साहब का भी यही पर्पस है कि इस मतलब मीटिंग से मैं हेडलाइन निकालूं जिसको मैं पॉलिटिकली मतलब भुनाऊं इलेक्शन तक। तो ये मेरा इसका विश्लेषण है, ये एनालिसिस है। अब आ जाइए, मोदी साहब वहां क्या करेंगे नहीं करेंगे, वो सारे तो इटिनरी पूरी दुनिया को मालूम हो गया है। वो मेरे ख्याल में ट्यूसडे को मतलब मंगल के दिन जो है वो वहाँ जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पे न्यूयॉर्क में पहुंचे थे। वो रात भर वो रहे। दूसरे दिन बुध के दिन जो दिन था तो वो यूनाइटेड नेशन के कंपाउंड में गए। वहां पे उन्होंने आसन, योगा के आसन दिए और मुद्रा दिखाया और वर्ल्ड मीडिया को बताया। उसमें ज्यादा कुछ लोग नहीं थे, वो ज्यादातर इंडियन डिप्लोमेटिक कोर थे जो कि इंडिया के एम्बेसी वगैरह में और यहाँ पे और यूनाइटेड नेशन में जो इंडिया के लोग थे, और कोई
बाकी की कोई बड़ा लंबा पार्टिसिपेशन नहीं था। फोकस जो कैमरा का था वो हमारे प्रधानमंत्री पर था, जिसको ग्लोबल ऑडियंस ने देखा कि वो कैसे आसन करते हैं। उसके बाद जो है वो वहां से फिर आ गए वॉशिंगटन, जो कि नेशनल एयरपोर्ट है, वहां पहुंचे। वो अब रोनाल्ड रीगन एयरपोर्ट कहलाता है। मैं ये दोनों एयरपोर्ट को यूज कर चुका हूँ, JFK को भी और रोनाल्ड रीगन एयरपोर्ट को भी। फिर वहां से वो फिर वॉशिंगटन में जो उनका कार्यकाल था वो फिर वर्जीनिया गए, और वर्जीनिया में उन्होंने फर्स्ट लेडी जो बिडेन की वाइफ हैं उनके साथ तो उन्होंने कुछ प्रोग्राम कुछ बच्चों के साथ गुजारे, और फिर उनके जो पूरे इटिनरी है वो सारी चीजें चल रही हैं अभी भी वहां पे वॉशिंगटन में। तो ये तो उनका मतलब ऑफिशियल लेवल, उसमें उनकी एक मुलाकात जो है वो एलन मस्क के साथ भी हुई है, जो कि ट्विटर के मालिक है, और टेल्सा कंपनी जो इलेक्ट्रिकल कार बनाती है उसके भी मालिक है वो। तो अब उनसे जो है बातचीत हो रही है कि अब वो टेल्सा कार जो है वो इंडिया में आने वाली है, इलेक्ट्रिकल कार, और उसकी काफी बातचीत हुई है। और एलन मस्क साहब ने कहा कि मैं तो मोदी जी का भक्त हूँ और मेरे जो आइडियल है वो मोदी जी ही हैं। तो ये सब जो है बिजनेस करने के, कारोबार करने के तरीके हैं। वो जो है वो एक इंटरनेट भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे हमारे यहाँ अभी एयरटेल जो इंटरनेट दे रहा है या फिर BSNL इंटरनेट दे रहा है। उनकी भी एक इंटरनेट कंपनी है जो कि कई दुनिया के और लोगों के ममालिक में लगी हुई है, उसको भी यहाँ लाने की बात हो रही है। तो वो कुछ बिजनेस लीडर से भी उन्होंने बात किया है। तो अब जब आ जाए अब मेन चीज पे कि इंडिया US टाइज जो है वो कहाँ जा रही है और किस जगह आके खड़ी हुई है, तो इसको समझने के लिए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि देखिए ये जो अभी वक्त है, जो कि देखिए इंटरनेशनल रिलेशन में टाइम जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस वक्त जो है इंडिया को US की जरूरत है, और US इसको बहुत अच्छी तरह से जानता है, और वो US को इसलिए इंडिया की जरूरत है कि वो एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी जो है वो लेके आना चाहता है US के सहारे इंडिया में, ताकि कोई इसको शिकस्त ना दे सके। और ये शिकस्त जो है वो चाइना के तरफ से है। तो इंडिया बहुत डेस्परेट है अभी कि वो किस तरह से मिलिट्री, डिफेंस और सारे कंप्यूटर, स्पेस और ये सारी जो टेक्नोलॉजी है ये US के पास ही है। इसको वो लेकर के अपने यहाँ आना चाहता है और यहाँ इंडिया में उसको रखना चाहता है, ताकि कोई इंडिया के ऊपर जो है आंख उठा के भी ना देख सके, क्योंकि इंडिया का डिफेंस इतना स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये इंडिया का जो है मेन मकसद है, और कोई भी कंट्री जो है वो US के बराबर इंडिया को मतलब डील नहीं दे सकती है। तो ये इंडिया का मौक़िफ है। अच्छा, आपको जरा मैं 1 मिनट रोक रहा हूं बीच में। वो ये कि जब से यूक्रेन जंग शुरू हुई है उसके बाद भारत ने अपनी पॉलिसी बहुत ही न्यूट्रल रखी है। आज तक भी रूस के जो उसे वो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहता है, वेस्टर्न कंट्रीज उसे हमला कहते हैं, जंग कहते हैं, उसके बारे में कहीं भी कंडमनेशन भारत ने नहीं किया है, बल्कि रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है। और इस जो तब्दील होती हुई दुनिया है उसमें अमेरिका के साथ खड़ा हुआ हर जगह नजर नहीं आ रहा है। इस बीच में जो ये विजिट है इसकी क्या अहमियत है? ये बहुत अहम है, क्योंकि अब से पहले हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने कई मामलात पर, मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि यूरोपियन मुल्क जब उनके यहाँ प्रॉब्लम होती है तो उसे दुनिया की प्रॉब्लम बताते हैं, जब कहीं और प्रॉब्लम होती है तो वो कहते हैं हमारी ये प्रॉब्लम नहीं है, हमें इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो इस किस्म के एस जयशंकर के बयानात के बाद, न्यूट्रल रहने के बावजूद, बल्कि प्रो रशिया कहा जा सकता है उसे यूक्रेन जंग में, उसके बाद ये विजिट जो है वो क्या सिर्फ बिजनेस हासिल करने की कोशिश है अमेरिका के लिए, या चीन के खिलाफ तैयारी का हिस्सा है? क्या कुछ है, थोड़ा सा मैं और समझना चाहता हूं। देखिए, मैं इसको इस तरह से समझता हूं कि देखिए सोवियत रशिया जो है, सोवियत यूनियन जो है, उसको कोलैप्स हुए 30 सोवियत यूनियन, हाँ, USSR, इसको कोलैप्स हुए जो है 30 साल हो गए। और इस 30 साल में जो है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी वो चाह रही थी कि हम जो है वो नॉन अलाइंड रहें, हम अमेरिका के साथ जाके अलाइन नहीं करें, और जितने भी मतलब यहाँ पे जो मुल्क हैं उनके साथ हम बराबर जो है मतलब हिस्सेदारी करते रहें, उनसे बिजनेस करते रहें और उनसे सारी चीजें। अमेरिका भी उसमें एक मतलब एक पिलर है।
ये जो जो मौकिफ था, ये अब धीरे धीरे जो है वो इंडिया एक साथ 1 मिनट में वो सारे टाइज को खत्म नहीं करना चाह रहा। लेकिन ये जो स्टेप जो अभी लिया है यूएस के विजिट का, यहां से ये शुरू होता है कि ये पहला विजिट है, स्टेट विजिट है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का, जो कि ये बताने की कोशिश कर रही है कि अब हम जो है वो नॉन अलाइनमेंट जो हमारा मतलब पहले जो मौकिफ था वो उसको मैं धीरे धीरे फेस आउट कर रहा हूं और यूएस को जो है आहिस्ता आहिस्ता इंटर कर रहा हूं। तो ये 30 साल लगे हैं इंडिया को इस लेवल पे आने के लिए। और ये जो अब जो नया मौकिफ है कि यूएस जो है वो इंडिया का लाई होने वाला है, इसको भी जो है परवान चढ़ने में कोई 20 साल लग जाएंगे। तो इंडिया जो है जो पिछले उसके कमिटमेंट्स हैं या पिछला जो उसका यूएसए रशिया के साथ, और तो वो उसको एकदम बिल्कुल स्नैप नहीं कर सकता है। इसको समझने के लिए ये भी समझना पड़ेगा कि अभी भी आज के डेट में जब वो यूएसएसआर के साथ था तो इंडिया का डिफेंस डिपेंडेंस यूएसएसआर के ऊपर 65% था, 65%। और जो बाकी जो परसेंट थे वो इधर उधर से ले आते थे और इंडिया के अपने इंडिजिनियस जो डिफेंस इंडस्ट्री है उससे काम होता था। आज के डेट में वो 45% उसका डिपेंडेंस है यूएस मतलब रशिया के ऊपर 45%। तो ये जो 15% का डिफिसिट हुआ है, ये जो है बाकी ममालिक ने जो इसको कैश किया है और अमेरिका जो है इसको लाके जीरो करना चाहता है। तो ये जो 45% जो डिपेंडेंस है अभी रशिया के ऊपर, ये अब जाकर के अमेरिका के ऊपर होने वाला है। तो ये सब चीजें बड़ी धीरे धीरे चलती हैं, एक साथ ऐसा नहीं है कि ये पर्दा उठा दिया पर्दा गिरा दिया। देखिए एक चीज मैं और समझना चाहता हूँ। देखिए हम पत्रकार लोग बहुत सी चीजें गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, जो कुछ लिखा सामने होता है उससे गहराई और भी समझने की कोशिश करते हैं। जब अमेरिका से किसी भी स्टेट हेड ऑफ स्टेट को या प्राइम मिनिस्टर को स्टेट विजिट कराई जाती है, यानी स्टेट विजिट एक खास सबसे हाईएस्ट लेवल है अमेरिका की टर्मिनोलॉजी में, तो उसमें अमेरिका के अपने कुछ खास मकासद होते हैं। वो ऐसा नहीं होता। अभी हम देख रहे हैं कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को इनविटेशन नहीं आ रहा है व्हाइट हाउस की तरफ से, या हमने देखा इमरान खान को कोई इनविटेशन नहीं आया, फोन नहीं आया, इसी पर बेचैनी थी। तो बहुत से मुल्कों के हेड ऑफ स्टेट इसका इंतजार करते हैं कि हमारी अगर कोई स्टेट विजिट हो जाए अमेरिका की तो हमें बड़ी इज्जत मिल जाएगी। तो ये इज्जत फ्री में नहीं दी जाती अमेरिका की तरफ से, ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। उनकी अपनी जरूरतें होती हैं। वो जरूरतें क्या हैं? जी, वो जरूरत जो है, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि मैंने इंडिया के बारे में बताया था और अब आप कह रहे हैं कि अमेरिका को क्या जरूरत है। तो अमेरिका का जो मौकिफ है वो 2-3 चीजें हैं जिसके लिए वो इंडिया को बहुत बेसब्री से गले लगाना चाहता है। एक तो जो उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो इंडो पैसिफिक, जहां पे वो चाइना से भिड़े हुए हैं और उसके लिए उन्हें इंडिया की जरूरत है। वो ना ही उनको ऑस्ट्रेलिया प्रोवाइड कर सकती है, ना ही जापान प्रोवाइड कर सकता है, ना ही न्यूजीलैंड प्रोवाइड कर सकता है, जो कि एक बड़े मुल्क है। और वो इंडिया को लाके वहां खड़ा करनी चाहती है। वहां पे जो है क्वाड भी चल रहा है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया पे। तो इंडिया की बहुत जरूरत है अमेरिका को इंडो पैसिफिक में। दूसरी जो बहुत बड़ी जरूरत है अमेरिका को वो है साउथ चाइना सी में। ये सब वाटर के मतलब इश्यूज हैं। और उसके बाद जो है इंडिया को अमेरिका की जरूरत है इंडियन ओशन में। तो ये सब चीजें जो हैं, ये सब ओशन की बात है। अब आ जाइए अमेरिका को और क्या जरूरत है, क्योंकि अमेरिका के जो मार्केट्स हैं, जो उनके ट्रेडिशनल अलाइज हैं, वो वेस्ट एशिया में, आप ज्यादा जानते हैं उनके बारे में, वो सब आहिस्ता आहिस्ता ड्राई अप हो रहे हैं। और मोदी साहब का जो वो 3D फॉर्मूला है, उसका जादू चल रहा है अभी अमेरिका में। वो 3D वो क्या कहते हैं कि हमारी डेमोग्राफी इतनी बड़ी है कि उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। इंडिया तो चाइना से भी निकल गया है आगे, मतलब पॉपुलेशन में। अब इस पॉपुलेशन की जो है वो डिमांड है, और ये डिमांड कौन पूरा करेगा? अब अमेरिका जानता है कि इतने बड़े पॉपुलेशन का डिमांड कौन पूरा करेगा? वो अमेरिका पूरा करेगा। तो अमेरिका जो है वो अब इंडिया के मार्केट में आना चाहता है। और अभी जो है, जो इंडिया का जो हाईएस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है वो अमेरिका ही है। और इसमें और बढ़ोतरी होगी अभी इस विजिट के बाद।
और उसके बाद तीसरा जो है वो डेमोक्रेसी है, वो डिफरेंट लेवल पे बात होगी, जो कि इंडिया भी डेमोक्रेसी है, अमेरिका भी डेमोक्रेसी है, अमेरिका की अलग डेमोक्रेसी है, इंडिया की अलग डेमोक्रेसी है। यहाँ जो है मतलब खंबे में बांध करके लोगों को मारा जाता है, लिंच कर दिया जाता है, मैं और उसी जो पर चाहते हैं वो कर सकते हैं। मुश्तबा साहब, मैं उसी पर आना चाहता हूं कि ये 3D 4D ये सारे हैं नारे। जैसे जैसे ट्रिपल आई कहा जाता था जब ईरान इराक जंग हो रही थी, तो आई फॉर इंडिया, आई फॉर ईरान, आई फॉर इराक, आई फॉर इंदिरा गांधी। ये इस किस्म के सरकार के पब्लिसिटी स्टंट होते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। अभी हाल ही में, हालांकि हम थोड़ा सा शायद डिविएट हो रहे हैं, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं कि अभी 2 दिन पहले ही अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने बीजिंग का दौरा किया है, और इस दौरे से पहले चीन के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि अमेरिका हमारे अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी बंद कर दे। यानी विजिट से सिर्फ 1 दिन पहले इतना सख्त बयान चीन का आया। उसके बाद जब यह विजिट हो गई तो नॉर्थ कोरिया की तरफ से एक बयान आया कि ये बेगिंग विजिट थी, ये फकीरों वाली विजिट थी, भीख मांगने वाली विजिट थी अमेरिका की। तो एक तरफ वो भीख मांगने जा रहा है चीन में, एक तरफ चीन के खिलाफ भारत को तैयार कर रहा है। आखिर क्या हमारे पड़ोस में भी वो हथियारों की दौड़ और बढ़ाना चाहता है? क्या हमें चीन का डर दिखा करके ज्यादा हथियार बेचना चाहता है? क्योंकि अब से पहले ईरान का डर दिखा करके सऊदी अरब को बहुत हथियार बेचे हैं, हमें वो सारी मिसालें याद हैं। अभी यूक्रेन जंग में जंग शुरू करा दी, अब हथियार जा रहे हैं मुसलसल। तो क्या यहां भी कोई हथियारों की रेस कराना चाहता है अमेरिका? जी, इसमें कोई कोई शक नहीं है, जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इसलिए कि अभी वो लॉयड ऑस्टिन आए थे, वो सिर्फ डिफेंस डील करने के लिए आए थे, और ये जो अभी यहाँ पे मतलब वो पूरी सारी ब्लूप्रिंट बन चुकी है, उसमें सिग्नेचर होने हैं बस। और उसमें जो है वो बहुत बड़ा जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो अमेरिका बनाएगा इंडिया में, जिसमें वो मतलब फाइटर जेट के इंजन बना रहा है यहाँ पे। और उसके बाद इसी तरह के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स जो बहुत सोफिस्टिकेटेड, जो कि सिर्फ वो अपने अलाई को ही देता है, किसी और को नहीं देता है अमेरिका। मतलब ये जो कटिंग एज वेपन्स है उनकी मैन्युफैक्चरिंग वो इंडिया में करेगा। दूसरी चीज इसके साथ और ये है कि इंडिया जो है उससे मतलब बहुत सोफिस्टिकेटेड किस्म का ड्रोन खरीद रहा है, जो कि मतलब समुद्र में जाकर करके वो सर्वेलेंस करके आएगा। तो एक बहुत लंबा चौड़ा डिफेंस डील जो है वो होना है, जो सबसे मतलब अहम मतलब मुद्दा है इस पूरे इंडिया मतलब अमेरिकन इसके विजिट का। दूसरा जो है और भी जो है कुछ स्पेस में और कुछ इस तरह की चीजें जो कि आर्टिफिशियल आजकल चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो बहुत ही अहम चीज है, जिसका एप्लीकेशन जो है तरह तरह की चीजों में हो रहा है। वो एक अलग मतलब एक पूरा मतलब टेक्नोलॉजी है जो कि मतलब पूरे दुनिया में, जैसे हम उसको मिसाल ये दे दें कि जैसे अब इंटरनेट आ गया तो वो पूरे दुनिया को जो है चेंज कर दिया उसने, उसी तरह से ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये पूरे दुनिया के इसको चेंज कर देगा। अब वो हम लोग जो है पहले मतलब वो एक्सरे कराते थे, MRI कराते थे और इस तरह की चीजें कराती थी, ये सब आउटडेटेड हो गए हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आपके बॉडी के अंदर जब उसकी वो लग जाएगा तो पिन पॉइंट कर जाएगा कि ट्यूमर है कि क्या है नहीं है, वो गेस वर्क अब नहीं होगा डॉक्टरों के लिए। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें अमेरिका इनमें बहुत आगे निकला हुआ है, ये सब टेक्नोलॉजी यहाँ आने वाली है। इसके साथ साथ एक चीज और समझनी चाहिए कि देखिए फ्रिक्शन तो अमेरिका का चाइना का है ही है, और वो अब ओपन है, वो क्लैश नहीं हो रहा है। वो हर लोग जो है वो अपने, चाइना जो है वो भी मतलब कहने का मतलब है कि वो पात चल रहा है तो ये डाल चल रहे हैं, ये एक डाल से चलते हैं, दूसरे वो जमीन से घूम रहा है, बेल्ट एंड रोड चल रहा है, क्लैश नहीं हो रहा है। अमेरिका जान रहा है कि हम जो है, जो अमेरिका के अंदर जो इकोनॉमी उनकी है वो मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी नहीं है, उनकी सारी मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती है, सारी चीजें जो है वो बनती है चाइना से, और मेड इन चाइना है, अमेरिका में जाकर के वो बिकती है, उनके शर्ट है, पैंट है, जो भी छोटे छोटे चीजें हैं उसको ये चाह रहे हैं कि चाइना से हटा के इंडिया में लाके मैन्युफैक्चर करें। वही 3D डेमोग्राफी डिमांड वाली बात है। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा सिनर्जी हो रही है, और जो इंडिया और अमेरिका के अंदर जो ये पहला पड़ाव है, इसको हम मतलब ऐसे नहीं देखें कि पर्दा उठा दिया पर्दा गिरा दिया।
ये सब चीजें जो है लॉन्ग टर्म में है, 10 साल 20 साल के बाद आपको समझ में आएगा कि अब इंडिया ने जो है वो रशिया का कंबल उठा के फेंक दिया है, अब वो कंबल ओढ़ेगा अमेरिका का। वो ये मैं बताना चाह रहा था आपको। और इसके जो है दो चीजें और आपको मैं बताना चाह रहा हूं, उसके बाद जो सवाल आपके इससे आए। एक तो ये है कि जो आप कह रहे थे डेमोक्रेसी के ऊपर, तो वहां के 15 सेनेटर हैं जो MP हैं अमेरिका के, उन्होंने मोदी के विजिट को अपोज किया है। आज भी जो है व्हाइट हाउस के सामने कोई 20 या 25 लोग जो हैं वो प्लाई कार्ड लेके बैठे हुए हैं धरने पे, गो बैक मोदी, मोदी गो बैक, यू आर नॉट सपोज टू एंटर व्हाइट हाउस। इस तरह की चीजें हैं जो कि इंडियन नहीं कर रहे हैं, जो अमेरिकन कर रहे हैं वहां पे। तो वहां पे ये है कि जो डेमोक्रेसी इंडिया की है वो तो अमेरिका के रडार पर है, और वो बहुत आगे हद तक पहुंच गई थी जहां पर के अमेरिका सैंक्शन लगाने वाला था इंडिया के ऊपर, और खासकर मुस्लिम परसिक्यूशन, कश्मीर मैटर, और उसके बाद प्रेस फ्रीडम, उसके बाद ह्यूमन राइट्स अब्यूज, और ये सब चीजें जो हैं ये तो पैकेज डील है। ये अभी नहीं आएगी तो बात। देखिए मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि देखिए अमेरिका में जो MPs होते हैं, जिसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या सेनेटर्स, उनमें एक बहुत ही अजीब चीज है। वहां एक कानून है कि आप पैसे लेकर के किसी के लिए लॉबी कर सकते हैं। इसलिए ये लोग भी, सेनेटर्स जो हैं, वो किससे पैसे लेकर के किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये कुछ पता नहीं चलता। इसलिए वहां का जो सिस्टम है वो बहुत ही अजीब है। और वहां पाकिस्तान की लॉबी में भी लोग हैं, इंडिया की लॉबी वाले लोग भी हैं, अलग अलग मुल्कों के लॉबीइस्ट हैं जो पैसा लेके लॉबिंग करते हैं अपनी हुकूमत के सामने। तो ये बहरहाल इंडिया में ह्यूमन राइट्स इश्यूज हैं, माइनॉरिटीज के खिलाफ हालात जो कुछ हैं हम हर दिन देख रहे हैं, ये सब ठीक है, लेकिन बहरहाल उस पर बहुत ज्यादा यकीन नहीं होता कि ये असली है प्रोटेस्ट करने वाले या पैसे लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, मैं अब चलना चाहता हूं हम अपने तालिबान वाले मामले पर। अफगानिस्तान में हुकूमत बने एक अच्छा खासा लंबा वक्त हो गया, और उसके बावजूद किसी मुल्क ने तालिबान की हुकूमत को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। अभी पिछले दिनों वहां प्राइम मिनिस्टर बदला था, तो पिछले दिनों कतर के प्राइम मिनिस्टर ने आकर के तालिबान के सुप्रीम लीडर हैबतुल्ला अखुनजादा से मुलाकात की थी कंधार में। अब ये ओस्लो की मीटिंग के क्या मानी है? जो ओस्लो में मीटिंग हुई है उसमें भारत और पाकिस्तान दोनों शरीक हुए हैं, उसे आप कैसे देख रहे हैं? जी, पहले मैं इस बात पे आऊंगा, उससे पहले मैं बात अमेरिका और इंडिया के हवाले से चाइना का रिएक्शन में बता दूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना ने एक तरह से मतलब इंडिया को वार्न किया है, या कहिए एडवाइस दिया है कि वो अमेरिका के साथ ज्यादा नहीं मतलब घुले मिले, और अगर अमेरिका ये समझती है कि मैं मतलब इंडिया जो है वो अमेरिका के साथ जाने के बाद जो है ग्लोबल सप्लाई चेन को वो डिस्टर्ब कर देगी, तो उसने कहा कि ये इंडिया की नासमझी है। चाइना जो है वो ग्लोबल सप्लाई चेन में उसकी जो वसत है या उसकी जो पकड़ है वो इंडिया से बहुत ऊपर है, और इंडिया उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। अगर ये इंडिया समझ ले कि हम जो अभी मैंने सारी बातें आपको बताई थी वो ग्लोबल सप्लाई चेन की बात थी, तो इसकी उन्होंने वार्निंग की थी। और उन्होंने कहा कि आप जो है, इंडिया को वार्न किया कि आप जो है मतलब ये कि चाइना से, अमेरिका से जो इतनी ज्यादा घनिष्ठता कर रहे हैं, वो कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो इंडिया के गले पड़ जाए और फिर वो निकल ही ना सके इंडिया उससे बाहर। तो ये बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। हाँ, सही माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा उस पर चला गया, लेकिन वक्त की कमी की वजह से तालिबान वाले मामले पर बताइए क्या कुछ हो रहा है। देखिए, तालिबान का ऐसा है कि तालिबान एक चार्टर्ड प्लेन जो है वो नॉर्वे वालों ने करवाई थी, और वो आके काबुल एयरपोर्ट पे उतरी थी। अफगान वालों को पैसे नहीं देने पड़े थे, और करीब करीब 20-25 अफगानी को लेके गए थे यहाँ से वो, जो भी जहाज में हट सके थे। और ये कोई बड़े लीडर नहीं थे, ये सब जो है उनके मतलब उनके हिसाब से जो उनके सेक्रेटेरिएट के बड़े अधिकारी हैं, जो हमारे सेक्रेटरी लेवल के लोग हैं जो वहां पे, उनको लेके गए थे वो। और एक क्लोज डोर मीटिंग हुई थी वहीं ओस्लो में, जो नॉर्वे का कैपिटल है, और बड़ी अच्छी जगह थी वहां पे, क्योंकि सब लोग जो हैं वो शॉल ओढ़े हुए थे, वो कुर्ता पजामा जो है पगड़ी, और उसके ऊपर से, क्योंकि ठंडक वहां पर समझ में आ रही थी कि वो है। तो वहां पे इनकी 2 दिन की मीटिंग हुई,
और सारी मीटिंग जो हुई, तो उसके साथ साथ जो बड़ी बात जो मैं ये कहना चाहता कि बहुत से फीमेल जो एक्टिविस्ट हैं उनसे आमने सामने उन्होंने उन डिस्कशन की, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है अफगानिस्तान में, गर्ल्स एजुकेशन और विमेन राइट्स और हिजाब और बुर्का और विमेन को ये नहीं करने के लिए। तो मेरा ये देखना था कि ये तालिबान जो है पहली बार उन्हें मतलब वेस्टर्न सोसाइटी से उनका सामना करना पड़ा है और वेस्टर्न औरतों से उनका सामना करना पड़ा है जो उन्होंने कभी नहीं देखा होगा। वेस्टर्न औरतें कैसे रहती हैं, क्या पहनती हैं, कैसे बोलती हैं, ये जो 15-20 लोग थे इनका पहला जो है इंटरेक्शन होगा, वो एक बड़ी बात है उसमें। और उसमें जो उनकी एक खातून है उनका स्टेटमेंट आया था कि ये जो तालिबान है इनको मैंने सारी चीजें समझा दी हैं, अब ये देखना है कि ये वहां जाके ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये बात आई थी वहां पे। जो दूसरी सबसे बड़ी बात है वो इसमें ये कि वहां पे कोई जितने भी डोनर मुल्क हैं मतलब अफगानिस्तान में वेस्टर्न ममालिक के, वो सबके रिप्रेजेंटेटिव वहां पे थे। और ये बहुत बड़ा स्टेप हुआ है जो कि दोहा के बाद उनका पहला बड़ा यूरोपियन विजिट हुआ है, जो कि यूरोप में गए थे। और जो उनकी तरफ से मतलब जो लोग थे वेस्टर्न, उनके 4 डिमांड है। एक तो सबसे बड़ा है कि विमेन राइट्स इशू, ये वो फलाना। दूसरा उनका है कि इंक्लूसिव सरकार होनी चाहिए। तीसरा उनका है कि टेररिज्म पे कंट्रोल होना चाहिए। और इसी तरह से एक और डिमांड है उनका जो कि वो मतलब प्रेस कर रहे हैं इनको। और इनका जो है जो अफगानियों का ये है कि हमें रिकॉग्नाइज कीजिए, आप हमारी गवर्नमेंट को रिकॉग्निशन दीजिए, हमारे फंड्स रिलीज कीजिए और हमें जो है आप सपोर्ट कीजिए वर्ल्ड के पूरे मुल्क के साथ, हम फिर से जो है बिजनेस कर सकें, कारोबार कर सकें और हम अपनी इकोनॉमी को लिफ्ट कर सकें। जो एक सबसे बड़ा मसला था जो इसको वेस्टर्न ममालिक ने ओस्लो में किया था, क्योंकि अफगानिस्तान जो है वो हंगर के, भूखमरी के कटार पर है। 54% लोग जो हैं वो फाका कशी से गुजर रहे हैं। अभी विंटर आने वाले हैं, अभी कुछ महीनों के बाद उसमें और भी हालत बहुत खराब हो जाएंगे। तो यूनाइटेड नेशन ने ये पूरी चीजें बना के दी थी। अब यहाँ पे जो है वो वेस्टर्न ममालिक के साथ जो डायलेमा है कि अगर हम तालिबान के साथ डील नहीं करेंगे तो किसके साथ करेंगे, कौन हुकूमत चलाएगा वहां पे। तो उनके लिए जो अभी बेस्ट बेट है कि अगर वो तालिबान को हटा देते हैं और उनको फिर खिलाफ कर देते हैं तो फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी, फिर जंगरेजी शुरू हो जाएगी और अफगानिस्तान फिर बिखर जाएगा। तो वो ये चाहते हैं जो वेस्टर्न ममालिक हैं कि तालिबान वहां बने रहे और उनसे जो हम जो डील करना चाहते हैं, जो हमारी जो डेमोक्रेसी है और इंक्लूसिव गवर्नमेंट है और विमेन्स राइट है और ह्यूमन राइट्स है, वो सारी चीजें हम उनसे करवाएं, उसके एवज में उन्हें हम एड दें। तो ये इस मीटिंग में भारत और पाकिस्तान दोनों थे, ये भी कुछ रिपोर्टें आ रही है ना। जी, ये हिंदुस्तान इंडिया के भी सेक्रेटरी लेवल के लोग थे और पाकिस्तान के भी थे। इनकी तालिबान के साथ जो है 1-to-1 क्लोज डोर मीटिंग हुई थी। 1-to-1 क्लोज डोर मीटिंग हुई थी। और ये एक अलग संकेत दे रहा है वो ये कि अब हाँ, इसमें एक चीज और मैं बता दूं कि अमेरिका ने जो है वो तालिबान की सराहना की है, जो एक बहुत बड़ी बात है। वो अमेरिका ने तालिबान की सराहना की है और वो ये चाह रहे हैं कि तालिबान की सरकार के ऊपर मोहर लगाए, लेकिन वो डायरेक्ट तो मोहर नहीं लगा सकता है। और वो सराहना ये की है कि उन्होंने जो ओपियम कल्टीवेशन है अफगानिस्तान में और ड्रग जो मैन्युफैक्चरिंग है अफगानिस्तान में, उस पर तालिबान ने कंट्रोल लगा दिया है। तो इसके लिए अमेरिका खुश है। तो ये मैं कहना चाह रहा था कि अब जो इंडिया और पाकिस्तान को भी वहां बुलाया था, जो कि नहीं चाहते थे कि नहीं बुला सकते, लेकिन ये बड़ा क्लोज कंट्री है। इससे ये भी मुझे समझ में आ रहा है कि अब अमेरिका और वेस्टर्न हुकूमत जो है वो इंडिया पाकिस्तान की मतलब बात भी शुरू कर देगा। इंडिया और पाकिस्तान में ये जो अभी फ्रीजिंग पोजीशन है, तो हो सकता है कि हालात इंडिया पाकिस्तान के फिर नॉर्मलसी पर की तरफ जाएं और ये दोनों जो है बातचीत करनी शुरू कर दें। अच्छा मुस्तफा साहब, हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया है। नेपाल में भारतीय फिल्मों का क्या कुछ हो रहा है? भारतीय फिल्मों पे बाइकआउट शुरू हो गया, क्या कुछ है? भारत, अब तो हम समझ रहे थे कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर उन्होंने पहले भारत की विजिट की है, शायद भारत से दोस्ती की जरा बात आगे बढ़ेगी, लेकिन पब्लिक लेवल पर वहां सरकार ऐसा कर रही है, ऐसा क्या कुछ है कि
भारत से नफरत की वजह क्या है? देखिए, अभी हिंदुस्तान के अंदर एक मूवी आई है आदि पुरुष, जो कि रामायण के ऊपर है, और इसके बनाने वाले और सारे जो हैं वो सनातन धर्मी हैं। अगर वो हिंदू अपने आप को नहीं कहते तो सनातन धर्मी है। और इसके अंदर जो विवाद है वो है डायलॉग को लेकर के, और डायलॉग जो है वो बहुत ही मतलब ये है कि अश्लील तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये है कि बहुत ही पेडेस्ट्रियन है, जिसको कहते हैं कि बहुत ही लोकल लेवल पे, जैसे कि झोपड़पट्टी में लोग बात करते हैं, वैसे डायलॉग्स हैं। अब जो नेपाल का ये है कि नेपाल में भी ये फिल्म गई और वहां जो लोग परेशान हो गए या वहां जो लोग भड़क गए, वो इसलिए भड़के कि वहां पे वो ये इस डायलॉग में क्या कहा कि जानकी जो है, जो जनक के राजा थे, जनक जो है वो नेपाल में है और सीता माँ जो है वो नेपाल की बेटी है। उसमें डायलॉग में ये कहा गया है कि ये जो जानकी है ये हिंदुस्तान की बेटी है। इस पे जो है नेपाल जो है भड़क गया और उसने कहा कि ये तो इसको तो बैन कर देना चाहिए, और वो तो बैन हो ही गया। नेपाल में 17 सिनेमा हॉल है, उन 17 सिनेमा हॉल में ये एनसीआर है, काठमांडू में जी काठमांडू जैसे दिल्ली एनसीआर है, तो वैसे ही वहाँ काठमांडू भी एनसीआर है, मतलब उनका नेशनल कैपिटल के साथ साथ जो 17 सिनेमा हॉल है उसमें कोई भी हिंदी फिल्म नहीं दिखाई जाएगी। ये तो हटा ही दिया उन्होंने, मतलब शेल्फ से, मतलब वो सिनेमा हॉल से। और उसके लिए उन्होंने कहा कि ये एंटी नेपाली फिल्म है और एंटी हिंदू फिल्म है। बहुत चीजें उन्होंने कही है कि अब इसमें बात आती है कि हिंदुस्तान के जो सनातन धर्मी है वो बड़े हैं कि नेपाल के जो सनातन धर्मी है वो बड़े हैं। अब इसको जैसे देखिए, कौन बड़ा हिंदू है? नेपाली जो हिंदू है वो बड़ा हिंदू है या हिंदुस्तानी जो हिंदू है वो बड़ा हिंदू है? अब इसका तो जवाब भागवत साहब ही देंगे ना। जी भागवत साहब देंगे। देखिए, अब से पहले ऐसी रिपोर्टें रही हैं कि हिंदू राष्ट्र का ख्वाब जो आरएसएस वाले देखते रहे हैं, उसमें नेपाल को वो बड़े आइडियल तरीके से देखते रहे अब से पहले तक। और नेपाल को हिंदू राष्ट्र था जब, उसको बहुत ही, और उसी के बाद ये शायद इंस्पायर होकर के भारत में भी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। अब ये हिंदुओं के बीच में एक ऐसा टकराव जो हिस्टोरिकल कुछ चीजें बताई जाती हैं, हालांकि कुछ लोग इसे माइथोलॉजिकल भी कहते हैं, लेकिन उस बहस में हम नहीं जा रहे। अब ये हिंदुओं के बीच में ही नेपाली हिंदू और भारत का हिंदू, ये आपने बताया कि ये टकराव की हालत है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम और ज्यादा लंबी आज बात नहीं कर सकते। अमेरिका वाले, उस पर हमारी अच्छी खासी तफसील से बात हुई और मैं समझता हूं ये लोग समझना भी चाहते हैं कि आखिर क्या कुछ है। हमें याद आ रहा है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया था मोदी जी को, अब की बार मोदी सरकार, वहां पर उन्होंने ऐलान किया था, तकरीबन उसी तरह का कुछ फायदा उठाने की कोशिश शायद हो सकती है। वो भी बुजुर्गवार जो अमेरिका के इस वक्त प्रेसिडेंट हैं, वो अब भी हालांकि उनकी टांगें लड़खड़ाती हैं, हालांकि हम उस पर ज्यादा नहीं जाना चाहिए पर्सनल चीजों पर, लेकिन वो फिर इलेक्शन में खड़े होना चाहते हैं। हो सकता है दोनों अपने अपने तरीके से इलेक्शन में फायदा उठाना चाहते हो। इलेक्शन से इतना नजदीक कोई फॉरेन विजिट इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती कि उस हुकूमत को खुद यकीन नहीं होता कि हम हुकूमत में रहेंगे या नहीं और इस पर अमल कर सकेंगे या नहीं। अमेरिका का यह रिकॉर्ड है कि वो खुद अकॉर्ड करके भाग जाता है। ईरान न्यूक्लियर डील से भागा था वो, इसलिए किसी भी डील पर वो भी टिकेगा, इस पर यकीन करना जरा मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद अली मुश्तबा साहब, आप हमें वक्त दे देते हैं और बहुत लोग काफी दिलचस्पी से आपका प्रोग्राम देखते हैं। हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को आज का प्रोग्राम भी काफी पसंद आया होगा। आप लोग अपने कमेंट्स जरूर लिखें, बताएं, कुछ सजेस्ट करें। अगर इसमें कोई और तब्दीली या कोई चीज आप कहना चाहते हैं जरूर कमेंट्स में लिखें। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।